सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पे। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद हो गए। मोहम्मद अरजुमन हैं, अमित मिशा है, अमर हैं, बहुत अच्छे, कुंजन सिंह हैं। सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ज्योति हैं, सुमित हैं, साक्षी हैं, मुस्कान हैं, कल्पना है, सुमित हैं, इशिका हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त क्लास से जुड़ो, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। शिवानी गुज्जर, पूजा, कुंजन, प्रीति, धनंजय, मधुबाला, आई लव यू भैया जी, हेमराज सिंह भी हैं, लव यू टू भाई, दीपक हैं, बहुत अच्छे। तो सभी प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ेंगे। आज की क्लास में कल हम अपना ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म कर देंगे। मंडे से आपकी मिलान सीरीज स्टार्ट होगी, तो आज आपकी सेकंड लास्ट क्लास है और कल लास्ट क्लास होगी। तो आज मैं अर्थक्वेक, भूकंप के बारे में कुछ चीजें आपको बताऊंगा। भूकंप आता है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो, भूकंप पहले होता क्या है, अर्थक्वेक क्या होता है, जिसे आप भूकंप कहते हो, ठीक है ना। तो बच्चे, भूकंप क्या होता है? भूकंप, भूचाल लाएंगे, भूकंप बुला देंगे, सुना होगा ना कभी कई बार। तो भूकंप के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है। तो अगर मैं भूकंप की बात करूं बच्चे, तो पृथ्वी की सतह पर जो हमें कंपन होते हैं, वाइब्रेशन जो महसूस होते हैं, उसे ही भूकंप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर महसूस होने वाले पृथ्वी की सतह पर महसूस होने वाले कंपनों को भूकंप कहते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह पे कई बार आप हिलते डुलते हो, पंखा हिल जाता है, ठीक है ना। तो भूकंप क्या है, अर्थक्वेक क्या है? हमें पृथ्वी की सतह पर जो वाइब्रेशन फील होते हैं, हम जो हिल डुल जाते हैं बेटा, वही भूकंप है, ठीक है ना। थारा भाई जोगिंदर, ओ बेटा पढ़ ले, भूकाल लाने का। हाँ, विनय कुमार है बेटा। जोगिंदर भाई बड़े फेमस हुए थे एक समय पे कि थारा भाई जोगिंदर भूकाल ला देगा। तो बेटा, वो सिर्फ शब्दों से भौकाल लाते हैं, बाकी वास्तव में जो भौकाल आता है तो तब आप छुप जाते हो। गुरुजी मम्मी क्लास देख रही हैं, बहुत ही गजब की बात है, मम्मी भी आज भूकंप देखेंगी। अब देखो, मैं बात करूं बच्चे, अर्थक्वेक यानी कि जो वाइब्रेशंस आप फील कर रहे हो, वही अर्थक्वेक है। अब भूकंप आने के कारण क्या होते हैं, किस कारण से आता है, रीजन क्या है? आप सभी जानते हो भूकंप क्यों आता है। बच्चे, भूकंप आने के एक तो मानवीय कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। मानव भी भूकंप ला सकता है। अच्छा, आप कहोगे भाई मानवीय कारण मतलब मानव द्वारा भी भूकंप लाया जा सकता है? बिल्कुल लाया जा सकता है बच्चे। आप परमाणु बम फोड़ दो, आप परमाणु बम फोड़ दो बच्चे, परमाणु बम भी बच्चे क्या कर सकता है, ठीक है ना भाई, भूकंप ला सकता है। हाइड्रोजन बम फोड़ दो आप, तो भूकंप आ सकता है। पृथ्वी की प्लेटें हिल सकती हैं, तो थारा भाई जोगिंदर भी भूकंप ला सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है ना जो मैं आपसे बता रहा हूं। तो बेटा, भूकंप मतलब हिलना डुलना जो होता है आपका, ऐसा नहीं कि आप खुद से ही हिल रहे हो ऐसे करके भूकंप, मतलब अपने आप से आप हिलो, खुद से नहीं हिला रहे हो, वाइब्रेशन फील करते हो आप, वही भूकंप है। अब मैं बात करूं बच्चे यहां से मानवीय कारण, आपको पता चला जैसे परमाणु बम फोड़ दिया, हाइड्रोजन बम। एक प्राकृतिक कारण भी होते हैं, प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण कौन से होते हैं भैया? पृथ्वी के अंदर, मैंने आपको पता है, बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, और ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं, मूवमेंट करती हैं, एक बड़ी प्लेट इधर से आ रही है, ये प्लेट है, एक बड़ी प्लेट इधर से आ रही है, दोनों आके एक दूसरे की तरफ टकराई, तो बेटा क्या आएगा? भूकंप आएगा। हिमालय कैसे बना? प्लेटों के टकराने से बना। यूरेशियन प्लेट जो है, जो गोंडवाना लैंड से इंडियन प्लेट टूट के आई, वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराई, और आपने देखा होगा हिमालय वाली साइड में हमेशा भूकंप आ जाते हैं। नेपाल में भूकंप आया था, बड़ा खतरनाक वाला, ठीक है ना भाई। चलो भाई, मिलान सीरीज बेटा यूट्यूब पे आएगी, मंडे से स्टार्ट होगी। सभी बच्चे रेडी हो जाएं मिलान सीरीज के लिए। मिलान सीरीज कल्याण करेगी तुम्हारा बेटा, ठीक है ना, अंतिम समय में। तो प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी बड़ी प्लेट हैं पृथ्वी के अंदर, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। तो प्लेटों का टकराना, प्लेटों का
टकराना, बड़ी बड़ी प्लेट्स आपस में मूवमेंट करती हैं, टकराती हैं, तो भैया टकराती हैं, इन टकराने की वजह से भूकंप आ जाता है। तो ये तो मैंने वजह बताई किस कारण से भूकंप आ सकता है, ठीक है ना। तो प्लेटें टकराती हैं, भूकंप आ जाता है। अब बच्चे यहां थोड़ी सी चीज समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है आपका। भूकंप का कारण समझ लिया, भूकंप क्या है आपने ये जान लिया। ये देखो हमारी पृथ्वी की जो बाहर वाली परत है ना बेटा, बाहर वाली लेयर जो होती है उसे कहते हैं बच्चे हम क्रस्ट। क्रस्ट मत कर देना कहीं, क्रस्ट कर दो, क्रस्ट बोलते हैं बेटा भूपरपटी, भूपरपटी, ठीक है ना भाई। भूपरपटी कहा जाता है क्रस्ट को। बात समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं, भूपरपटी। तो पृथ्वी के नीचे से कहीं से भैया किसी बिंदु से प्लेटें व्लेटें टकराई और भूकंप जनरेट हुआ, पृथ्वी के अंदर जनरेट होता है। इसके बाद में भूकंप की तरंग बच्चे चारों तरफ को वेव्स निकलने लग जाती है, अर्थक्विक वेव्स, इन्हें भूकंपीय तरंगें कहते हैं। जो स्थान पृथ्वी का सबसे, यहां हम पृथ्वी के ऊपर हम रहते हैं, यहां पे यहाँ पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, यहाँ हमारे घर बने हुए हैं, या हमारी झोंपड़ी है छोटी सी एक, झोंपड़ी हमसे बनानी भी नहीं आती है, चलो ऐसे ही बना देते हैं। ये हमारी झोंपड़ी बनी हुई है बेटा, ये दरवाजा है, यहां मम्मी है आपकी, ये क्रस्ट के ऊपर रह रहे हैं हम। बात समझ में आ रहा है। तो जो स्थान सबसे नजदीक होगा पृथ्वी का, वहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगें पहुंचती हैं। तो बेटा भूकंप की तरंग जिस पॉइंट से ओरिजिन होती हैं, जहां से बनना स्टार्ट होती हैं, बात समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं आपसे। जिस बिंदु से भूकंपीय तरंगें स्टार्ट हुई हैं उसे कहा जाता है फोकस, कहते हैं बच्चे फोकस, ठीक है ना। फोकस को कहा जाता है हिंदी में भूकंप मूल। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भूकंप मूल क्या होता है, भूकंप मूल, ठीक है ना, जहां से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं, जहां से सिस्मिक वेव की उत्पत्ति होती है। तो भूकंप तरंगें कहां से उत्पन्न होती हैं, तो भूकंप तरंगों की उत्पत्ति, भूकंप तरंगों की उत्पत्ति कहां से होती है मेरे प्यारे बच्चे, तो फोकस से होती है। भूकंप तरंगें जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं, जहां सबसे पहले पहुंचती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है एपी सेंटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, एपी सेंटर, एपी सेंटर, इसे कहते हैं बच्चे आपका अधिकेंद्र कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं अधिकेंद्र। अधिकेंद्र एग्जाम में पूछेगा अधिकेंद्र क्या है भैया, अधिकेंद्र वो स्थान है जहां सर्वप्रथम भूकंप की तरंगों को यानी कि नोटिस किया जाता है पृथ्वी की सतह पर। अरे बेटा बताएंगे भूकंप कैसे मापा जाता है, पहले भूकंप ही माप दूं, पहले भूकंप समझ तो लो क्या क्या चीजें होती हैं भूकंप में, ठीक है ना भाई। तो अधिकेंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, वह स्थान, वह स्थान जहां सर्वप्रथम भूकंप तरंगों को महसूस किया जाता है, भूकंप तरंगों को महसूस किया जाता है, महसूस किया जाता है। सबसे पहले जहां पर भूकंप तरंगों को पृथ्वी की सतह पर क्रस्ट पे फील किया जाएगा उसे एपिसेंटर कहते हैं, और फोकस यानी कि भूकंप मूल या भूकंप केंद्र उसे कहते हैं जहां से भूकंप तरंगें निकलनी स्टार्ट होती हैं। ये बात सभी बच्चों की क्लियर हो गई होगी। एक कह रहे हैं सबसे ज्यादा जापान में भूकंप आता है, अरे चचा आ जाओ इधर। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, अगर मैं आगे बात करूं आपसे तो भैया भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है।
क्या बोलते हैं बेटा? सिस्मोलॉजी। ठीक है ना, सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अब भूकंप मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, भूकंप मापने का यंत्र, भूकंप मापने का यंत्र, उसे क्या बोलते हैं बच्चे? सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कहते हैं। सिस्मोग्राफ क्या है? जिससे भूकंप को मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी। ठीक है ना भाई, बात क्लियर हो रही है? तो भूकंप का अध्ययन क्या होता है, भूकंप मापने का यंत्र क्या होता है? सिस्मोग्राफ कहते हैं भूकंप मापने के इंस्ट्रूमेंट को। और भूकंप जब मापा जाता है तो उसे एक स्केल से मेजर किया जाता है। तो भैया इस यंत्र के अंदर पैमाने लगे होते हैं। भूकंप को मापने के अलग पैमाने होते हैं। अगर पूछे किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट, तो सिस्मोग्राफ। लेकिन सिस्मोग्राफ के अंदर भी भूकंप मापने के पैमाने होते हैं, स्केल होते हैं, मापने के पैमाने, जिन्हें कहा जाता है स्केल, स्केल ऑफ अर्थक्वेक। तो भूकंप को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपके टोटल मिला के 8 से 10 ही क्वेश्चन पूछे गए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ज्यादा इंपोर्टेंट आपके लिए है नहीं। इंडियन ज्योग्राफी आपसे ज्यादा पूछी गई है। इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए 150 से ज्यादा क्वेश्चन, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूछे गए केवल बेटा 10 से 12 क्वेश्चन 2021 और 2019 को मिला के। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है, मैं जितनी चीजें बता रहा हूं वो काफी रहेंगी। बात क्लियर हो रही है? एक तो होता है बच्चे आपका रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। सीधी बात समझो, रिएक्टर पैमाना सबसे ज्यादा प्रयोग रिएक्टर पैमाने का होता है। ठीक है ना भाई? और बच्चे इस पर जो अंक होते हैं, डिजिट होते हैं, वो 1 से 10 तक होते हैं। 1 से 10 तक। आपने सुना होगा कि 8 तीव्रता का भूकंप आया है, तो इस पर जो डिजिट होती हैं रिएक्टर स्केल पे, वो 1 से 10 तक होती हैं। ध्यान रखिएगा, भूकंप का यानी कि रिएक्टर स्केल पैमाने पर एक अंक अगर बढ़ता है तो माना जाता है एक अंक इंक्रीज करना। अगर भूकंप 7 से 8 हुआ है, इसका मतलब बच्चे कई गुना तेज, कई गुना का मतलब 8 गुना तेज भूकंप आया है। एक अंक, एक डिजिट अगर इंक्रीज हुई, एक डिजिट बढ़ना रिएक्टर स्केल पर, यह संकेत होता है बच्चे 8 गुना तीव्र भूकंप आया है। 8 गुना तीव्र भूकंप आया है, यह संकेत होता है बच्चे। ठीक है ना? 8 गुना तीव्रता का भूकंप आया है, यह संकेत होता है। बात क्लियर हो रही है? तो बच्चे इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो रहा है? सिस्मोग्राफ यूज हो रहा है। भूकंप मापने का पैमाने अलग अलग होते हैं। पहला रिएक्टर स्केल है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है, आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाना। सर आपने भूकंप को कभी महसूस किया है? बेटा मैं तो रोज भूकंप महसूस करता हूं। एक होता है बच्चे रॉस-फेरल पैमाना, रॉस-फेरल पैमाना, रॉस-फेरल स्केल। ये नहीं पूछे जाते एग्जाम में ज्यादा, कभी 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 देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? और एक होता है बच्चे मार्कोली, मार्केली स्केल, मार्केली पैमाना, मार्केली पैमाना। तो ये 2 स्केल और यूज किए जाते हैं भूकंप को मापने के लिए, लेकिन ये कम इंपोर्टेंट है। ज्यादा इंपोर्टेंट रिएक्टर स्केल है। ज्यादातर रिएक्टर स्केल का ही इस्तेमाल किया जाता है भूकंप को मेजर करने के लिए। सर जी इकोनॉमिक्स की क्लास एसएससी के एग्जाम में कम आएगा। बेटा कम नहीं आता है, एसएससी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी से भी ज्यादा पूछता है आजकल।
तो इकोनॉमिक्स को हल्के में मत लेना। मैं आपकी 6 दिन के अंदर 4 क्लास लूंगा ज्योग्राफी की और 2 क्लास लूंगा इकोनॉमिक्स की, और बेहतरीन वाली तैयारी का मेरा पूरा प्रयास है कि मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं, तो आप जरूर इन क्लासों को लीजिएगा। रिएक्टर स्किल समझ में आ गया है आपके। देखो भारत के अंदर पहले अगर मैं बात करूं, भूकंप के क्षेत्र होते हैं अलग अलग। पहले भूकंप के क्षेत्र, भूकंप के क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब बच्चे अलग अलग जोन में बांटा गया है देश को, अलग अलग जोन, जोन होते हैं, अर्थक्वेक जोन कहा जाता है। पहले बेटा 5 जोन हुआ करते थे, वर्तमान में पहले जोन को खत्म कर दिया है, तो अर्थक्वेक के कितने जोन हैं? 4 जोन हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कितने जोन हैं? 4 जोन है। जोन 5 जो होता है, जोन 5, जोन 5 के अंदर बच्चे सर्वाधिक खतरनाक जोन माना जाता है। सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप कहां आता है? सर्वाधिक तीव्रता का भूकंप बेटा जोन 5 के अंदर, जोन 5 में बेटा वो क्षेत्र रखे जाते हैं जहां बहुत ही तगड़ा भूकंप आता है। बहुत ही तगड़ा भूकंप कहां आएगा? जो जो चीजें नेपाल की साइड टकराती हैं भारत की, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूके, गुजरात हो गया, गुजरात के भुज में भूकंप आया था, गुजरात, और उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, ये जोन 5 में आते हैं, जोन 5 के अंदर आते हैं, यहां तगड़े भूकंप आते हैं। एक होता है बेटा जोन 4, जोन 4, जोन 4 के अंदर जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली, पश्चिमी यूपी का क्षेत्र आता है, कुछ इसमें बिहार वाला एरिया आ जाता है, बिहार वाला जोन 4 में। तो ये जोन 4 के क्षेत्र हैं जहां थोड़ा कम तगड़ा भूकंप आए। जोन 3 में बेटा बहुत ही हल्का भूकंप आता है, मतलब इससे भी हल्का, और जोन 2 में बेटा इससे भी हल्के भूकंप, जहां बहुत कम भूकंप महसूस किए जाते हो। तो भूकंप का सबसे तगड़ा मामला कहां आता है? जोन 5 के अंदर उन क्षेत्रों को रखा गया है जहां भूकंप सबसे तगड़े आते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? चलो आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, यहां भारत के गुजरात में एक बार भूकंप आया था तगड़ा वाला। भारत में कब कब तगड़े भूकंप आए हैं भारत में, तो आपने देखा होगा, एक तो गुजरात में आया था, गुजरात में, गुजरात के कच्छ वाले एरिया में। कब आया था बच्चे? 26 जनवरी 2001 में। 26 जनवरी 2001 में 8:26 पे बहुत ही तगड़ा भूकंप 2 मिनट का आया और तबाही मचा दी। ठीक है ना भाई? एक बार बच्चे 8 अक्टूबर 2005 में आया उत्तरी कश्मीर में, ये कश्मीर में आया था। ये भारत में आने वाले यादगार भूकंप है, पुराना वाला, कश्मीरी क्षेत्र में, उत्तरी कश्मीर में, उरी सेक्टर में आया था। उरी सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है, आपको पता है ना, उरी क्षेत्र में। तो ये तगड़े भूकंप हैं। सर जी मैं भुज से हूं, जडेजा, जडेजा जी हैं। बेटा सभी जोन याद नहीं करने, सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप वाले स्थानों को जोन 5 में रखते हैं, बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है ना? कहीं हर राज्य में ये कोई पता करनी है, नहीं पूछे जाते हैं वो सारी चीजें। अब मैं बात करूं बच्चे भूकंप तरंगों की, तो भूकंप तरंगें होती हैं अलग अलग प्रकार की। भूकंप तरंग, सिस्मिक वेव या अर्थक्वेक वेव। देखो भूकंप तरंगें बेटा 3 प्रकार की होती हैं, यहां थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो भाई, पहली तरंग है, ये आपकी दूसरी तरंग है, और ये आपकी बेटा तीसरी तरंग है। 3 प्रकार की तरंगें निकलती हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक से। ये थोड़ा सा एक बार समझ लोगे आप, कौन कौन सी 3 तरंगें होती हैं। तो कौन सी तरंगें बेटा? पहली वाली जो तरंगें हैं हमारी, इन्हें बोलते हैं पी वेव, प्राइमरी वेव, पी वेव, प्राइमरी वेव। हिंदी में कहते हैं बेटा प्राथमिक तरंग। ठीक है ना भाई? प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंगें जो होती हैं बच्चे आपकी,
मैं बात करूं तो ये माध्यम सभी माध्यम में ट्रेवल कर सकती हैं। सभी माध्यम से मतलब है ठोस और द्रव दोनों में चलती हैं। सभी माध्यम प्रत्येक मीडियम में ट्रेवल करेंगी। ये ठोस में सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकती हैं और ये आपका द्रव लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठोस और द्रव दोनों में चलती हैं प्राइमरी वेव। अगर मैं बात करूं ये किस प्रवृत्ति की होती हैं तो बच्चे ये अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती हैं। अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती है, ठीक है ना भाई। अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की, जैसे ध्वनि होती है ना, ध्वनि तरंगे, उनकी तरह लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। इनकी जो स्पीड होती है बच्चे वो 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इनकी स्पीड 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि सबसे तेज गति किनकी होती है? सबसे तेज यही चलती हैं, सबसे तेज, जिन्हें कहते हैं हम प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें। तो प्राथमिक तरंगें यानी कि पी वेव, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगें किस में चलेंगी? मतलब आपका बच्चे सॉलिड और लिक्विड में, सभी मीडियम में चलती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, इनकी गति सबसे तेज होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि तीनों भूकंपीय तरंगों में सबसे तेज चलने वाली भूकंपीय तरंगें कौन सी है? तो पी वेव होती है, प्राइमरी वेव। बात क्लियर है? एक कह रहे हैं सर और देशों में क्यों नहीं आता? अरे भैया आता है, तुम कौन सा हर देश में जाके चेक कर रहे हो भूकंप आता है नहीं आता है? आता है, सब में आता है, ठीक है ना। तो ये प्राइमरी वेव के बारे में आपने समझा, प्राथमिक तरंगे। फिर इसके बाद में आती है बच्चे दूसरे नंबर पे सेकेंडरी वेव, एस वेव। तो जो एस वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती हैं, ये दूसरे नंबर पे आती हैं, एस वेव। इन्हें हम सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, सेकेंडरी वेव भी कहते हैं। सेकेंडरी वेव का मतलब होता है द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक, द्वितीयक तरंगें, द्वितीयक तरंगें। जो द्वितीयक तरंगें होती हैं बच्चे, ये केवल ठोस में ट्रेवल करती हैं, केवल ठोस में, केवल सॉलिड में चल सकती हैं, केवल ठोस, केवल सॉलिड मीडियम में चलती हैं, ठीक है ना भाई। ये किस प्रकार की होती हैं? तो ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। केवल सॉलिड में गमन करेंगी, सॉलिड में चलती हैं। इनकी जो स्पीड होती है बच्चे वो लगभग 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है, ठीक है ना। 4 किलोमीटर पर सेकंड इनकी स्पीड होती है, यानी कि प्राइमरी से कम स्पीड है सेकेंडरी की, यानी कि एस वेव की। बात क्लियर है? और आगे बात करूं बेटा तीसरी वाली जो वेव है, ठीक है ना, तीसरी वाली जो तरंगें होती हैं उन्हें कहा जाता है प्रेम तरंगे, यानी कि एल वेव बोलते हैं बच्चे, एल वेव। इन्हें लव वेव भी कहा जाता है, लव वेव, ठीक है ना। देखो भाई, आदमी जब प्यार में पड़ जाता है बेटा, प्यार में, प्रेम मोहब्बत के जब बातें करता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बर्बादी जो तरंगें लाती हैं उन वेवों को एल वेव कहते हैं। इन्हें लव वेव के नाम से भी जानते हैं, इन्हें सरफेस वेव भी कहा जाता है, सरफेस वेव भी कहा जाता है। इन्हें हम धरातलीय, धरातलीय तरंगें भी कहते हैं। धरातलीय तरंगें मतलब जो सरफेस पे चलती हों, पृथ्वी की ऊपर की सतह पे चलती हों। तो बेटा पृथ्वी की ऊपर की सतह पे कौन सी तरंगें चलती हैं? ये ही चलती हैं, सरफेस वेव, ठीक है ना भाई। सबसे ज्यादा खतरनाक तरंगें कौन सी हैं? सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंगें यही है, इनकी गति सबसे कम होती है लेकिन सबसे तगड़ी है बेटा ये सरफेस वेव, एल वेव। इनकी जो स्पीड होती है बच्चे, इनकी जो स्पीड होती है वो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती है। गति कम है, सबसे कम गति है इनकी, ठीक है ना, सबसे कम स्पीड है, सबसे कम गति इन्हीं के पास होती है। जैसे कि आदमी प्यार में ना बेटा धीरे धीरे बर्बाद होता है, एक साथ नहीं। प्यार एक दिन में थोड़ी हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, बर्बादी कगार पे जाओगे, बाद में पता चलेगा बर्बाद हो गए।
सर हॉट स्पॉट एरिया क्या होते हैं? बेटा वो ईवीएस का मामला है। हॉट स्पॉट को बोलते हैं तप्त स्थल, जो ऐसे स्थान है जहां पर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन उस बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा भी है साथ के साथ, ठीक है ना। तो भारत में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, एक हो गया ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय, एक हो गया इंडो वर्मा पूर्वोत्तर भारत में, एक हो गया अंडमान निकोबार वाला जिसे सुडालैंड्स या सुंदरलैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना भाई। तो आपसे पूछेगा पृथ्वी की सतह पर कौन सी भूकंपीय तरंगें चलती हैं? धरातलीय तरंगें, लव वेव चलती हैं बच्चे। ये सर्वाधिक विनाशकारी है, क्योंकि प्रेम हमेशा विनाश करता है। मम्मी पापा वाला प्रेम नहीं, सोना बाबू वाला प्रेम, ठीक है ना। सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, विनाशकारी। प्रेम विनाशकारी होता है ना भैया, तो ये भी विनाशकारी होती है। घरवर जो गिरते हैं ना बेटा, इसी के कारण गिनते हैं, इन्हीं तरंगों के कारण, ठीक है ना भाई। वीरेंद्र कह रहे हैं आपको तगड़ा अनुभव है प्यार के बारे में। बेटा ऐसे ही थोड़ी ना, उम्र इतनी हो गई है, सारी चीजें महसूस की हैं, फील की हैं, देखी हैं, जी हैं। अगर प्रेम के कारण प्रेम में बर्बाद ना होते तो आज हम तुम्हें पढ़ा रहे होते फिर। ये सब उसी के कारण होता है बच्चे, ठीक है ना। सर्वाधिक विनाशकारी है, और ये कहां चलती हैं? धरातल पर चलती हैं। धरातल मतलब सरफेस पे ट्रेवल करती हैं, धरातल पर चलती हैं, सरफेस पे ट्रेवल करती हैं, ध्यान रखिएगा। तो पीएसएल 3 प्रकार की तरंग है। सबसे तेज पी वेव, सबसे हल्की एल वेव, लेकिन सबसे खतरनाक भी एल वेव भी है। अब देखो एक चीज आपको समझनी है, नोट करना है, नोट, नोट। और नोट में क्या लिखना है? विश्व में सर्वाधिक भूकंप, सर्वाधिक भूकंप तथा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में आते हैं। प्रशांत महासागर ये पेटी में आते हैं, महासागर ये पेटी में आते हैं। जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो बच्चे रिंग ऑफ फायर क्या है? यहां देखोगे रिंग ऑफ फायर आपको दिखाई देगा, ये पैसिफिक ओशियन है। आप देख रहे हो यहां ऑस्ट्रेलिया से लेके इधर जाओगे, ये एशिया है आपका, जापान वगैरह, चाइना वगैरह, इधर इंडोनेशिया वगैरह आपके सारे देश हैं। इधर घूमते हुए उत्तरी अमेरिका में ये अलास्का, यूएसए, इधर आपका मतलब कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, इधर होते हुए यहां एंडीज पर्वत आ जाता है नीचे। ये कौन सा पैसिफिक ओशियन है? प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर के किनारे पर बहुत सारी ज्वालामुखी पाई जाती हैं और बहुत सारे यहां अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है ना भाई। बर्बाद नहीं हो आप, बर्बाद होते तो यूट्यूब पर ब्लैक ब्लॉग बना लेते। हेलो गाइस, कैसे हो आप? अच्छा बेटा पढ़ लो, पढ़ चुपचाप, बहुत सुताई करूंगा तुम्हारी। प्यार मोहब्बत की बातों में तो बड़ा इंटरेस्ट लेते हो। देखो कितने सारे मैसेज आए हैं, देखो ओ हो, दिल ही दिल भेज रहे हैं। किसी का टूट रहा है, किसी के छेद हो रहा है। तो बेटा विश्व में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी कहां है? यहां रिंग ऑफ फायर में, पैसिफिक ओशियन में है। तो रिंग ऑफ फायर कहां है? पैसिफिक ओशियन के अंदर है। यहां सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी बेटा यहीं फटते हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है? तो ये चीज नोट कराई है मैंने कि रिंग ऑफ फायर किस मतलब समुद्र के अंदर है? प्रशांत महासागरीय, पैसिफिक ओशियन के अंदर है रिंग ऑफ फायर।
रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जहां दुनिया भर के ज्वालामुखी हैं और सबसे ज्यादा भूकंप चटर मटर बेटा यही करते हैं। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। चलो आगे बात करूं मैं बच्चे, रिंग ऑफ फायर आप समझ गए हो। देखो जो भूकंप तरंग है ना, भूकंप तरंगों को कुछ जानवर पहले ही महसूस कर लेते हैं, पहले ही महसूस कर लेते हैं। अब आपको गुरुजी जानवरों को कैसे पता चल जाती है, नहीं कि भूकंप आने से कुछ समय पहले ही जानवरों को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। जैसे कि कुत्ता बिल्ली, कुत्ता बिल्ली, चमगादड़, चमगादड़, ठीक है ना, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो अजीब सी हलचल करेंगे। ठीक है ना, इन जानवरों को पहले ही पता चल जाता है भूकंप आने वाला है, तो भूकंप तरंगों को कुछ जानवर पहले ही महसूस कर लेते हैं और बेटा वो अजीब सी हलचल करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बेटा कुत्ते को मान लो 2-4 सेकंड पहले पता चल गया, तो आपका पालतू कुत्ता है तो कान में आग कहेगा मालिक साहब बाहर चलो, क्यों, भूकंप आने वाला है। तो बेटा कुत्ता बोलता थोड़ी ना है, वो एक्टिविटी करेगा कि ऐसी भूकंप आने वाला है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। तो कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पहले ही तरंगों को महसूस कर लेते हैं। और कारण क्या है इसका, कारण यह है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, हमारा वायुमंडल, वायुमंडल में रेडॉन गैस, रेडॉन गैस के बारे में आपने सुना होगा, रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है, रेडॉन गैस की अधिकता, यानी कि जब भी भूकंप आएगा तो एटमॉस्फेयर के अंदर रेडॉन गैस बढ़ जाएगी, जिसे कुत्ता बिल्ली चमगादड़ फील करके पहले ही बेटा इधर उधर ऐसे डांस सा कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है भूकंप आने वाला है। ठीक है ना भाई, सर मुझे पहले पता चल जाता, आई एम सीरियस नॉट किडिंग, मुझे भी पहले ही पता चल जाता है। परविंदर भाटी जी कह रहे हैं, भाटी जी आप इनमें से किस प्रजाति में आते हो, आप मुझे बताइए, आप क्या हो आप। भूकंप का इन्हें पहले ही पता चल जाता है, यानी कि कुत्ता बिल्ली बेटा चमगादड़ इन्हें पता चलता है, आपको कैसे पता चल जाएगा। आप इनमें से नहीं हो सकते हो, ऐसा मत बोलिएगा अपने आप को। ठीक है ना, तो रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण हमें भूकंप का पता चलता है। तो ये तो बेटा भूकंप था जो हमने पढ़ लिया है। कबूतर उड़ाओ प्लीज बेटा, कबूतर उड़ाएंगे। अब आगे थोड़ा सा समझिएगा, भूकंप आपने पढ़ ली है। अब देखो यहां मैं बात करूं आपसे, अब बात करते हैं वॉल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी। बेटा ज्वालामुखी कुछ ऐसे होते हैं, और ज्वालामुखी समझ लो ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है जो ज्वालामुखी फटता है। ई ज्वालामुखी देखो कितनी तगड़ी चीज है, लावा निकल रहा है, लावा के चैम्बर होते हैं, मैग्मा निकलता है, आप सभी जानते हैं। तो थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे, क्रस्ट मतलब बेटा ऊपर वाली जो सतह होती है ना, उसके नीचे बहुत लिक्विड चीजें, लिक्विड चीजें, पृथ्वी की जमीन के अंदर लिक्विड चीजें, और वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो पृथ्वी के अंदर छेद हो जाता है, उस छेद से होकर, दरारों से होकर मैग्मा बाहर आता, लावा बाहर निकलने लगता है, जिसे हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार क्या होता है कि पृथ्वी की सतह पर जो प्लेट है ना बेटा, प्लेटों के बीच में एक छेद हो गया है, और इस छेद से होकर जो जमीन के नीचे लिक्विड भरा पड़ा है, लावा भरा पड़ा है, वो लावा बाहर आके पृथ्वी के ऊपर ऐसे जमा हो रहा है। ठीक है ना भाई, यही चीज क्या होती है, यानी कि ज्वालामुखी का मतलब है पृथ्वी के अंदर होने वाला छेद या दरार, उस दरार से मैग्मा का बाहर आना और फिर इकट्ठा होना। ये चीज समझनी है आपको। तो यहां बेटा आग सी जल जाती है, तापमान इतना ज्यादा होता है मैग्मा का, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, इसके आसपास जाना बड़ा खतरनाक है, जाया भी नहीं जाता है। तो अब बात करते हैं ज्वालामुखी वॉल्केनो के बारे में। तो वॉल्केनो होता क्या है कि
वोल्केनो वह छिद्र या दरार, दरार को हम विवर भी कहते हैं, जिससे लावा, मैग्मा, गैस, लावा कोई मैग्मा कहते हैं, जिससे लावा, गैस, राख, जलवाष्प, वाटर वेपर आदि बाहर आते हैं। तो पृथ्वी की सतह जो क्रस्ट जो है, पृथ्वी की सतह है क्रस्ट, इसमें छेद हो गया, छेद की वजह से बेटा लावा वावा आना स्टार्ट हो गया है और वो पृथ्वी पर राख वाख आ रही है, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, वो आके जमा हो रही हैं पृथ्वी की सतह पे, जिसे हम वॉल्केनो या फिर ज्वालामुखी कहते हैं। अगर मैं बात करूं ज्वालामुखी क्रिया में, जब जैसे ज्वालामुखी कोई फूटता है बेटा, तो सबसे ज्यादा निकलने वाली जो गैस होती है वो कौन सी होती है? जलवाष्प होती है, वाटर वेपर सबसे ज्यादा निकलता है। जलवाष्प के बाद दूसरी सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ध्यान रखिएगा। तो ज्वालामुखी फटते टाइम कौन सी गैस सबसे ज्यादा निकलती है? वाटर वेपर। अगर ऑप्शन में वाटर वेपर ना हो तो दूसरी प्रायोरिटी CO2 लगा सकते हो आप, ठीक है ना भाई। चलो बहुत बढ़िया, आगे थोड़ी सी चीजों को समझना है। ये कह रहा है ज्वालामुखी की संरचना। संरचना का मतलब बेटा स्ट्रक्चर, ज्वालामुखी होता कैसे है अभी समझाऊंगा, थोड़ी सी चीजों को हल्का सा समझिएगा। तो देखो भाई, ये पृथ्वी की सतह है, सतह क्रस्ट, तो यहां छोटा सा एक चित्र बनाना है। तो बच्चे ज्वालामुखी कैसे, ये जमीन के अंदर छेद हुआ, छेद होने की वजह से यहां से लावा निकलना स्टार्ट हो गया। दो चार चीज जो कि इंपोर्टेंट है वो समझनी है आपको। यहां से क्या हुआ बच्चे? लावा निकलना स्टार्ट हो गया, और ये लावा निकल निकल कर यहां पृथ्वी की सतह पर जमा होने लगा और एक ऐसी आकृति बन गई, ठीक है ना, ये आकृति बन गई। तो इधर से भी लावा निकला ऐसे, ठीक है ना भाई, ये लावा निकल रहा है। ऊपर क्या होगा बच्चे? आसमान में बहुत सारी गैस और राख उड़ेगी। इसके ऊपर देखोगे आप, बहुत सारी क्या होगी? गैसेस होंगी, गैसें निकलेंगी, बहुत सारी आश यानी कि राख निकलेगी, राख, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या है? यहां मैग्मा है। जब मैग्मा जमीन के अंदर से बाहर आता है और जमा होता है, तो बच्चे मैग्मा जब बाहर निकलता है जमीन के अंदर से, तो उसे ही हम लावा कहते हैं। तो अगर पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है, पृथ्वी के बाहर आ गया तो लावा है। तो बच्चे ये जो मैग्मा है ये बाहर आके जमा होगा तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा होके एक सिलेंडर टाइप बन जाएगा बेटा, सिलेंडर, तो उसे सिलेंडर या फिर सिलेंडर कहते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा सा समझना है। जब ज्वालामुखी का जो ऊपर का बेटा थूथड़ा होता है, थूथड़ा समझ रहे हो, मुंह होता है, मुख, वो ऐसा होता है कटोरे के आकार का होता है, कटोरे के, कप के आकार का, उसे बोलते हैं क्रेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। तो क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी का मुख, लिख देना, ज्वालामुखी का मुख। ज्वालामुखी के मुंह को क्या बोलते हैं बेटा? क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर। तो पहली हेडिंग ही ऐसे बना लेना आप भी, कि राख उड़ रही है। मैं दिखाई दे रहा हूं, एक बार आपको नहीं समझ आ रहा हो तो यहां देखोगे आप, ये जो है ये सबसे ऊपर, ये ज्वालामुखी के बच्ची चोंच है, चोंच, जैसे आपकी चोंच होती है ऐसी ज्वालामुखी की चोंच है, ये वाली जो जहां से लावा बाहर आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे? क्रेटर कहेंगे। ये क्या है? सिलेंडर है, जहां से लावा अंदर से बाहर आता है, लावा साइड में जमा हो जाता है, साइडों के अंदर, इसे बच्चे बाहर निकलने पर लावा कहते हैं। जमीन के अंदर होता है तो मैग्मा कहा जाता है, ठीक है ना भाई। तो थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। तो ये कह रहा है क्रेटर क्या होता है? क्रेटर, ज्वालामुखी की संरचना हम पढ़ रहे हैं। क्रेटर होता है ज्वालामुखी का मुख, यह कप के आकार का होता है, जहां से लावा बाहर निकलता है। पानी भर जाने से क्रेटर झील का निर्माण होता है। तो जब बेटा ज्वालामुखी शांत हो जाता है ना, बुढ़ापा आ जाता है इसमें, तो इसमें पानी भर जाता है तो क्रेटर झील बन जाती है। जैसे महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील का ही उदाहरण है, ठीक है ना भाई। चलो भाई, मेरी वाइफ, मेरी ने होने, पता क्या लिख रहे हो यार तुम, बेटा पढ़ ले, पढ़, नहीं तो वाइफ ना मिले जीवन में भी। आगे बात करें बच्चे, एक होता है कोल्डेरा। कोल्डेरा किसे कहते हैं? जब क्रेटर ये चौड़ा हो जाता है, नीचे जमीन में धस जाता है, तो उसे कोल्डेरा कहा जाता है, ठीक है ना भाई।
अगर मैं बात करूं बच्चे कॉल्डेरा किसे कहते हैं, तो क्रेटर के विस्तृत, जब क्रेटर जो है ज्वालामुखी का मुंह, बेटा आपने देखा होगा कुछ लोगों का मुंह छोटा सा होता है और कुछ का ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है ना, जैसे पूरा एकदम मतलब हंडिया सी खुल गई हो। तो बेटा अगर क्रेटर बड़ा हो जाए, विस्तृत रूप बड़ा है क्रेटर, तो उसे कार्लडेरा कहा जाता है। तो कॉल्डेरा क्या होता है, कॉल्डेरा अंग्रेजी में भी कॉल्डेरा है, क्रेटर इंग्लिश में ही क्रेटर है, हिंदी में भी क्रेटर है। कॉल्डेरा का निर्माण विस्फोट या क्रेटर के धंसने से होता है। क्रेटर जब बड़ा हो जाए तो उसे कोल्डेरा कहा जाता है। फिर बात करूं मैग्मा, चट्टानों का पिघला हुआ रूप है मैग्मा। मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर है तो उसे मैग्मा कहते हैं, बाहर आने पर इसे लावा कहा जाता है मैग्मा को। बात क्लियर है, ठीक है ना भाई। क्लास समाप्त हो जाती है, जोक्स की जरूरत ही नहीं है। सर आप मुर्गी नहीं दिखाए, बेटा मुर्गी अभी जो सर मार ये थोड़ी आएगी थोड़ी देर में। मैंने आपको बताया था सिंडर या शंकु, शिंडर या शंकु क्या होता है कि लावा ठंडा होकर ठोस टुकड़ों में जम जाता है, जिसे सिंडर या शंकु कहा जाता है। बच्चे ये शंकु नहीं होगा, शंकु होगा, तो शंकु कहते हैं। सिंडर या शंकु मैंने आपको बताया ना, लावा साइडों में जमा हो जाता है तो जिससे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे सिंडर या फिर शंकु कहा जाता है, ठीक है ना भाई। चलो इन्हें नहीं पता है, ये कुछ भी गाते हैं, ठीक है ना भाई। सिंडर या शंकु के बारे में पता चल गया। ज्वालामुखी के प्रकार, ये कह रहे हैं बच्चे ज्वालामुखी के प्रकार, तो 3 प्रकार की ज्वालामुखी हमें पढ़नी है। पहली वाली है सक्रिय ज्वालामुखी बेटा, इन्हें कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव मतलब जो बेटा सदैव हमेशा लावा उगलती रहती है, गैस निकालती रहती है, राख निकालती रहती है, तो जिनसे लावा गैस व राख सदैव निकलते रहते हैं, एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, एक्टिव हूं। मैं सो जाऊं बेटा यहां तो कैसा हो गया, प्रक्षुप्त हूं। प्रक्षुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो शांत पड़े हैं, कभी भी उठ सकता हूं मैं। एक ऐसा है बच्चे जिसका काम ही खत्म हो गया, अब दोबारा कभी नहीं उठेगा, आदमी का डेड हो जाना, मृत ज्वालामुखी, तो ध्यान रखिएगा। तो बच्चे सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो मतलब आग उगल रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बिल्कुल बढ़िया हूं एकदम, तो इसका मतलब क्या है, मैं सक्रिय हूं, एक्टिव हूं। तो ऐसे ज्वालामुखी जो लावा गैस राख निकालते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी जिसका नाम है कियालू या फिर किलामू बोलते हैं, किलामू या कियालू। ये कहां स्थित है बच्चे, ये है अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। तो यहां लिख देना यूएसए के हवाई द्वीप पर स्थित है, अमेरिका के अंदर हवाई द्वीप। ये विश्व का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है, कियालू या फिर किलामू ज्वालामुखी, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। एक और इंपोर्टेंट ज्वालामुखी है, दूसरा ज्वालामुखी है जिसका नाम है, ये भी अमेरिका के अंदर ही पड़ता है, दूसरा अलग है, मोनालोआ ज्वालामुखी। मोनालोआ कहां है, ये भी अमेरिका के अंदर है। तो जो किलामू ज्वालामुखी है वो अमेरिका के हवाई द्वीप पर है, ये मोनालोआ ज्वालामुखी ये भी यूएसए में। ये सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल हैं। ये विश्व का सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है किलामू ज्वालामुखी, ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। चलो बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है, इटली के अंदर है, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, बहुत पूछा जाता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी की मैं बात करूं आपसे तो बच्चे इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, और ये इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है बच्चे, स्ट्राम्बोली इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ज्वालामुखी इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है, तो स्ट्राम्बोली नाम है इसका, याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं इटली के अंदर एक है माउंट एटना ज्वालामुखी, माउंट एटना, ये इटली के अंदर है। यूरोप का सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना, ठीक है ना भाई। और माउंट एटना के बारे में खास बात और है, ये किस द्वीप पर स्थित है माउंट एटना, तो बच्चे ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर है, सिसिली द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर है, और बच्चे स्ट्राम्बोली लिपारी द्वीप पर स्थित है इटली के अंदर। तो दोनों इटली के अंदर ही आते हैं ज्वालामुखी आपके। अगर मैं बात करूं जापान के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा। भारत के अंदर एक ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप में, बैरन द्वीप,
एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न बना है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहां स्थित है? तो आपका आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक बच्चे इक्वाडोर, ये इक्वाडोर है, इक्वाडोर देश का नाम है, ये आपका पड़ता है इक्वाडोर साउथ अमेरिका में। वहां एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, एंडीज पर्वत में आता है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है ना भाई, तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। सक्रिय ज्वालामुखी ओजोस डेल सलाडो हो जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है बच्चे? कोटोपैक्सी, सबसे ऊंची चोटी है ज्वालामुखी। ठीक है ना, तो एग्जाम में अगर पूछे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर है। इक्वाडोर ये आपका एंडीज पर्वत में पड़ता है, एंडीज पर्वत। एक है बच्चे चिली और अर्जेंटीना के अंदर ओजोस डेल सलाडो, ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोनों में अंतर क्या है? पूछे कि सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो आंसर आएगा कोटोपैक्सी। पूछे विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो अर्जेंटीना और चिली में स्थित ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो सक्रिय का मतलब बेटा जो आग उगल रहा है, लावा उगल रहा है प्रेजेंट में भी, वो सक्रिय है। ठीक है ना भाई, चलो आगे बात करूं तो सक्रिय ज्वालामुखी जितने मैंने आपको बताने थे बता दिए, सारे इंपोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। सक्रिय मतलब जो सदैव वर्तमान में आग उगल रहे हैं, लावा निकल रहा है, गैस निकल रही है जिनसे। ठीक है ना, तो सक्रिय के बाद में दूसरा नंबर आता है बच्चे, सेकंड नंबर आता है सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त को बोलते हैं बच्चे डोरमेट वॉल्केनो, मतलब ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं है परंतु भविष्य में विस्फोट हो सकता है। जैसे बच्चे कुंभकर्ण था ना, कुंभकर्ण 6 महीने पहले उठा, 6 महीने को फिर सो गया, 6 महीने उसमें कितनी मार लगा, उठेगा नहीं, लेकिन 6 महीने बाद ही नींद खुलेगी उसकी। तो ऐसे ज्वालामुखी जो पहले कभी उठते थे, पहले कभी आग निकालते थे, लावा निकालते थे, वर्तमान में शांत पड़े हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी आग निकाल सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखियों को सुसप्त ज्वालामुखी कहते हैं, यानी कि बच्चे शांत पड़े हुए हैं, शांत। एक होते हैं मृत, जिनका काम ही तमाम हो गया है। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? इटली का एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है विसुवियस ज्वालामुखी, इटली का। ये एक आपका कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त। इंडोनेशिया का है क्राकाताओ, क्राकाताओ वोल्केनो, इंडोनेशिया में। भारत का नारकोंडम, नारकोंडम कैसा है? अंडमान निकोबार द्वीप में सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये 3 इंपोर्टेंट सुसुप्त ज्वालामुखियों के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। ठीक है ना भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर ज्वालामुखी हमेशा पर्वतों में ही क्यों मिलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, जहां 2 प्लेटें टकराई, तो 2 प्लेटों के टकराने से ही तो पर्वत बनते हैं, और जब प्लेटें आपस में से थोड़ा सा गैप हो जाता है, दूर चली जाती हैं, तो वहीं से लावा बाहर आ जाता है, तो वहीं पर ज्वालामुखी बन जाते हैं। तो ये कारण है कि जहां ज्वालामुखी होंगे वहां भूकंप ज्यादा आएगा। जहां 2 प्लेटें टकराएंगी वहीं पर आपका, या दूर होंगी एक दूसरे से, वहीं आपका बच्चे वॉल्केनो निकलेंगे ज्यादा। आगे बात करें, नंबर तीसरा आता है बच्चे शांत या मृत ज्वालामुखी। वो मतलब अपना काम खत्म हो गया है बच्चे, डेड वॉल्केनो, खत्म हो गए जो अब ना है, मतलब जो ना तो हजारों वर्ष से सक्रिय हुए हैं, हजारों साल से सोए पड़े हैं, और ना ही भविष्य में जिनके सक्रिय होने की संभावना है, ना ही भविष्य में इनसे उम्मीद की जाती है, यानी कि जो मर गया बेटा एकदम, ऐसा मानो। जैसे इक्वाडोर के अंदर एंडीज पर्वत में स्थित है चिम्बाराजो। चिम्बाराजो कैसा है? मृत ज्वालामुखी है। चिली और अर्जेंटीना में स्थित है एकांकागुआ, एंडीज पर्वत की भी बेटा सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट एकांकागुआ। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है माउंट एकांकागुआ। कहां है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर। जापान का है पोपा, पोपा ज्वालामुखी जापान का मृत। अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी भी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात क्लियर है ना? जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन सारी चीजों को ध्यान से समझ रहे हो आप। इक्वाडोर के अंदर चिम्बाराजो, चिली और अर्जेंटीना में एकांकागुआ। तो ओजोस डेल सलाडो वो सबसे ऊंचा सक्रिय है, सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी एकांकागुआ है।
जापान का पोपा है, अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो है। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। तो ज्वालामुखी खत्म हो जाते हैं। आप नहीं चल रहा है बेटा, आप कैसे चलेगा? एप्लीकेशन बोलो, एप्लीकेशन नहीं चल रहा है, आप तो चली जाओगे। एक कह रहे हैं साइंटिस्ट कैसे जाकर चेक करते हैं कि एक्टिव है इनएक्टिव है? बेटा लावा निकलता है ना, तो जब दूर दूर तक पता चल जाती है कि हाँ भाई लावा निकल रहा है। टेम्परेचर आसपास के क्षेत्र का इतना बढ़ जाता है खतरनाक वाला, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उससे दूर से ही पता चल जाती है, मैं जाकर टॉर्च लेके देखने की जरूरत ना, ज्वालामुखी चल रहा है या बंद हो गया है। दुनिया में तबाही ला देते हैं जब ये चलता है, मतलब एक्टिव होता है। तो उसमें जरूरी ना है बेटा कि वहां जाके चेक कर क्यों रे चल रहा है तू, ऐसा नहीं पूछते हैं बेटा। अरे बेटा लोनार लेक के बारे में दोनों कहावतें हैं कि उल्कापिंड के गिरने से बनी है और या फिर ज्वालामुखी के क्रेटर से इसका निर्माण हुआ है। मैंने आपको दोनों ही बातें बता दी हैं। तो चाहे वो उल्कापिंड से पूछे चाहे वो ज्वालामुखी से पूछे, आप लोनार लेक ही बताना। मैं गया हूं भैया वोल्केनो के पास। हाँ बेटा चक्कर मारते रहे करो। अब देखो यहां समझना है थोड़ा सा। आगे बात करें रॉक्स के बारे में, चट्टानें। चट्टान जो होती हैं आपको पता है पृथ्वी की सरफेस पे दुनिया भर की चट्टानें पाई जाती हैं। तो चट्टानों का जो फॉर्मेशन होता है वो खनिजों के सम्मिश्रण से होता है, यानी कि कई सारे खनिजों को मिला के बनी हुई है चट्टान। और चट्टानों से ही हमें खनिज प्राप्त होते हैं, आपको पता है कोयला लोहा ये सारी चीजें कहां से मिलते हैं? चट्टानों से। चट्टानें बनी किससे हैं? खनिजों के सम्मिश्रण, खनिजों के मिश्रण से। हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट बोलते हैं बेटा भूपटपटी, सबसे ऊपर की परत, 100 तत्वों से भी अधिक से इसका निर्माण हुआ है। तो क्रस्ट में लगभग 100 तत्व है, 100 एलिमेंट हैं। 8 इनमें से ज्यादा पाए जाने वाले तत्व हैं और इन 8 में से सबसे ज्यादा ये 3 मिलते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि हमारी पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आप बताओगे ऑक्सीजन है। हमारे क्रस्ट के निर्माण में ऑक्सीजन का पार्टिसिपेट 27% है, सिलिकॉन का पार्टिसिपेट 28% है, एल्यूमिनियम का पार्टिसिपेट बचे 8% है। तो हमारी पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर, भूपर्पटी के अंदर कौन सी चीज सबसे ज्यादा है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं बच्चे स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेट्रोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों के बारे में जो हम पढ़ाई करते हैं उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। पेट्रोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स, चट्टानों के बारे में पढ़ाई करना। तो अभी बात करते हैं थोड़ा सा, चट्टानें 3 प्रकार की हैं जो आपको पढ़नी है। तो भैया चट्टानों के प्रकार, चट्टानें बेटा 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कितने टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की रॉक्स हैं जो हमें पढ़नी है। एक होती है पहली आपकी इग्नियस रॉक, अग्नेय क्रम की चट्टानें। जो इग्नियस चट्टानें हैं बेटा, इन्हें प्राइमरी रॉक या फिर मौलिक चट्टानें भी कहते हैं। प्राइमरी, जो सबसे पहले बने वो प्राइमरी हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे यहां आपसे निर्माण, एक कह रहे हैं 27 नहीं 47 है, मैंने क्या बता दिया 27 बेटा। हम्म, काहे की बात करत हो भाई? ठीक है, एक सेकंड। 47 ही तो बताया बेटा मैंने, 47 28 और 8, ठीक तो है। ठीक है ना, इन्हें प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं बेटा, इग्नियस रॉक को, अग्नेय क्रम की चट्टानों को। इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से, लावा मतलब मैग्मा जो ज्वालामुखी से निकलता है वो कोल्ड होके जम गया है, ठंडा होके, जिससे कि इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ है। तो कौन सी चट्टानें ज्वालामुखी के लावा से बनी है? इग्नियस रॉक। इनमें लेयर्स यानी कि परत नहीं पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। साथ के साथ इनमें जीवाश्म उपस्थित नहीं होता, जीवों के अंश,
पेड़ पौधे वनस्पति इनके अंश इसमें नहीं पाए जाते हैं। किसमें? आग्नेय क्रम की चट्टानों में। इनका निर्माण सबसे पहले होता है, तो सबसे पहले होता है, इसीलिए इन्हें मौलिक चट्टान या फिर प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो चट्टानों का पहला प्रकार कौन सा है? इग्नियस रॉक, ज्वालामुखी के लावा के ठंडे होने से बनी है। सर आप 27 बोले तो बेटा गलती हो जाती है, मैं इंसान हूं आपकी तरह यार, जुबान फिसल गई होगी बेटा, जुबान है 47 लिखा हुआ है, 47 ही ठीक है। अगर गलती से बोल दिया तो उसे ठीक कर लेना। हाँ गलती से बोल दिया बेटा, गलती से बोल दिया तो ठीक कर लो, है मेरे प्यारे कबूतरों, ऐसे क्यों करते हो आप? पृथ्वी की क्रस्ट, क्रस्ट मतलब बेटा भूपरपटी, जो पृथ्वी का पूरा सबसे ऊपर का हिस्सा है, उसमें 90% भाग अग्नेय से बना है, अग्नेय चट्टानों से बना है, इग्नियस रॉक से बना है। यानी कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा हिस्सा बेटा किसका है? यानी कि इग्नियस रॉक का है। इग्नियस रॉक के कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, जैसे कि ग्रेनाइट, किसका एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं आपसे वहां। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, मोनोजाइट इग्नियस रॉक है, ग्रेवो क्या है बच्चे? ग्रेवो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है, ग्रेवो। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, मोनोजाइट और ग्रेवो ये इग्नियस रॉक्स के उदाहरण हैं, ध्यान रखिएगा। एक करेंट टाइम हो गया बेटा, 5:30 तक क्लास के लिए बोला था, 5:30 तक ही चलेगी, तो इन्हें ध्यान रखना है। पूछेगा ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है, आंसर आएगा आपकी अग्नेय क्रम की चट्टान। अग्नेय क्रम की चट्टान कैसे बनी है? ज्वालामुखी की लावा से बनी है। पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सी चट्टान है? इग्नियस चट्टान है। क्या ये परतदार होती है बेटा? नहीं होती है। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, इग्नियस रॉक की खास बात है। दूसरे नंबर पे होती है बच्चे आपकी अवसादी चट्टान, जिन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट से बनी हो, अवसादों से बनी हो, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, ये कौन है? संजय यादव। एक कह रहे हैं सर जी ड्यू पी रहे हो अकेले अकेले। बे भैया ये पानी है, इसमें पानी, ड्यू नहीं है यार, है? पानी भी ना पिए? बताओ आप, पानी है इसमें, ड्यू नहीं है। अगर मैं बात करूं बच्चे चट्टानों का जो निर्माण होता है, निर्माण, चट्टानों का निर्माण अग्नेय, ये जो अवसादी चट्टाने सेडिमेंट्री रॉक हैं, अग्नेय चट्टानों के अपक्षय तथा अपर्दन से। देखो अपर्दन का मतलब है किसी चीज का टूट के दूसरी जगह पहुंच जाना, और अपक्षय को वेदरिंग बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। जैसे मिट्टी का निर्माण चट्टानों की वेदरिंग से होता है, वेदरिंग मतलब टूट के वहीं गिर जाना, वेदरिंग है। और इरोजन का मतलब होता है सॉइल इरोजन, जैसे मिट्टी कट के दूसरी जगह पहुंच गई, तो इरोजन मतलब अपर्दन और वेदरिंग मतलब अपक्षय। यानी कि चट्टानें जब टूट फूट के इधर उधर गिर जाती हैं तो बच्चे अवसादी चट्टानें बनती हैं। तो इग्नियस रॉक के टूटने फूटने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। इनमें लेयर्स होती हैं, परत होती हैं। इनमें जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवों के अंश, भैंस मर गई उसके अंश भी मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। और बच्चे उदाहरण की बात करूं तो बलुआ पत्थर, बालू पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, शैल, चौक, ये किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? ये सारे अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। ग्रेनाइट इग्नियस है। बलुआ पत्थर कैसा है बच्चे? तो बलुआ पत्थर सेडिमेंट्री है, चूना पत्थर सेडिमेंट्री है, डोलोमाइट सेडिमेंट्री है, सेल डेलिमेंट्री है, चौक डेलिमेंट्री है, मतलब सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री है, ठीक है ना भाई। चलो, आपकी एज क्या है गुरुजी? आपकी हाइट क्या है? वजन क्या है गुरुजी? पेट बाहर आ रहा है आपका गुरुजी? आपकी नाक ऊंची है? यार इन प्रश्नों का कोई मतलब अर्थ बनता है क्या? और मेरी एज का भाई क्या करोगे? मेरी एज बहुत है, 42 साल एज है बेटा। दिक्कत है कुछ आपको? बताओ, समझ में नहीं आ रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूं वो तुम्हारी समझ में आना चाहिए। उम्र क्या है गुरुजी? भैया शादी करवानी है क्या आपको? आगे आता है बच्चे नंबर 3 आपकी,
नंबर थर्ड बेटा, थर्ड होता है बच्चे आपका कायांतरित चट्टाने, मेटामॉर्फिक रॉक। पॉक लिख दिया है हमारे टाइपिस्ट महोदय ने, तो बेटा इस पॉक को रॉक कर लेना। मेटामॉर्फिक रॉक्स, जिन्हें रूपांतरित चट्टान कहते हैं बेटा। रूपांतरित मतलब जो एक चीज से दूसरी चीज में बदल जाए, जिसका रूपांतरण हो जाए, ठीक है ना भाई। तो रूपांतरण मतलब मेरे प्यारे बच्चे, जो पहले कुछ और था और बाद में कुछ और हो जाए तो उसका रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण, रूप बदल दिया है, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, रूप बदल गया है बच्चे। अगर मैं बात बताऊं बच्चे यहां आपसे, तो लंबे समय तक जब अधिक ताप और अधिक दाब, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर अग्नेय इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक जमीन में दबे रहते हैं, तो बच्चे उनकी काया बदल जाती है। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जमीन में दबे रहने के कारण इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स ही मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो कायांतरित कोई रूपांतरित, यानी कि जिनका रूप बदल जाए। तो हाई टेम्परेचर पर जब ये दबे रहते हैं जमीन के अंदर, तो बेटा ये बन जाते हैं कायांतरित। जैसे ये अग्नेय के उदाहरण है, ये अग्नेय चट्टाने हैं सामने वाली ये तीन, और ये आपकी कायांतरित है, मेटामॉर्फिक है। ग्रेनाइट कैसा था? इग्नियस रॉक था। ये दबने के कारण किस में बदल जाता है? नीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो नीस कायांतरित है, ग्रेनाइट अग्नेय है। बेसाल्ट लंबे समय तक जमीन में दबने की वजह से सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेवो आपका बच्चे सर्पेटाइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना भाई। तो ये आपकी तीन जो है कायांतरित है, मेटामॉर्फिक, और ये इग्नियस है। तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक, सेडिमेंट्री, दोनों मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये आपकी अवसादी है सेडिमेंट्री, और ये आपकी मेटामॉर्फिक है। तो मैंने आपको बताया था ना, चूना पत्थर, चूना पत्थर अवसादी है, लंबे समय तक दबने के कारण संगमरमर का पत्थर घर में लगाते हो आप, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर बच्चे आपका क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्टजाइट नाम है इसका। और चौक बच्चे आपका संगमरमर में बदलेगा, शेल आपका स्लेट में बदलेगा। तो ये कौन सा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। चाय आ गई लगता है सर। बेटा नहीं आई है, चाय नहीं आई है। चाय की मना कर रखी है सर ने, सर कहते हैं काले हो जाओगे, अभी चाय वाय मत पिया करो, ठीक है ना भाई। तो बात समझ में आ रही है। अवसादी से कायांतरित, काया बदल रही है। चूना पत्थर की काया बदल के संगमरमर बन जाता है, बलुआ पत्थर कार्डजाइट बन जाता है, चौक संगमरमर, शेल स्लेट, और बाकी मैंने यहां आपको बताई दी है। तो ये थी आपकी बेटा चट्टाने, और चट्टाने भी आपकी हो गई हैं खत्म। बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना भाई। बात समझ में आ रही है। यहां एक बार भानु भाई हमें गायब कर दो थोड़ी देर के लिए। हमारी पृथ्वी पर बेटा 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, और 5 ओशियन हैं। तो थोड़ा थोड़ा जानकारी इनके बारे में रख लें। यहां बात करूं, नंबर 1 सबसे बड़ा है एशिया कॉन्टिनेंट, नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 बड़े के मामले में दूसरे पे अफ्रीका आता है। नंबर 3 पर बच्चे बड़ाई के मामले में, आकार के मामले में नॉर्थ अमेरिका। नंबर 4 पे साउथ अमेरिका, ठीक है ना, नंबर 4 पे। और नंबर 5 पर आता है बच्चे आपका आकार के मामले में, ठीक है ना। कौन सा आता है बचाओ? तो आकार के मामले में नंबर 5 पे आता है अंटार्कटिका, नीचे बर्फीला महाद्वीप है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है नीचे यहां। नंबर 6 पर आता है बेटा आपका यूरोप, और नंबर 7 पर आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये 7 महाद्वीप हैं बड़े बड़े हमारी पृथ्वी पर। तो 7 कॉन्टिनेंट है। तो एक बार भानु भाई, अब हमें ये क्या हो गया काला। चलो भाई, तो बात करें कितने कॉन्टिनेंट है बेटा? 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 में आता है एशिया, एशिया सबसे बड़ा। फिर आता है बच्चे अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। नंबर 3 पर आता है, आकार के मामले में डिस्कस कर रहे हैं, घटते आकार में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आसान सा क्वेश्चन पूछ भी लेता है। और बच्चे अफ्रीका के बाद क्या आता है आपका? उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और फिर आता है आपका नंबर 4 पे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर आता है नंबर 5 पर बच्चे आपका यूरोप,
नहीं है, 5 पर आएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। और नंबर 5 के बाद 6 पे आएगा बच्चे आपका यूरोप, और सबसे छोटा वाला आएगा नंबर 7 पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। तो 7 महाद्वीप हैं, आकार वाइज आप देख रहे हो, आकार में लिखे हुए हैं आपके सामने। अब चलो एक बार बच्चों को देखो, आकार में आपने देख लिया, पॉपुलेशन में भी इनके बारे में यही बताया दे रहा हूं मैं। पॉपुलेशन के मामले में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है? पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के मामले में भी एक बार देख लेते हैं, जनसंख्या के मामले में एक बार फिर से हमें गायब किया जाए। तो बेटा अगर मैं जनसंख्या की बात करूं तो जनसंख्या में थोड़ा सा क्रम बदल जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका पर तो लोग रहते ही नहीं है भाई। अच्छा गुरुजी ऐसी बात है? हाँ भैया जी ऐसी बात है। तो जनसंख्या के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में पहले नंबर पर एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका है, तीसरे पर बेटा यूरोप है, चौथे पर नॉर्थ अमेरिका, पांचवें पर साउथ अमेरिका, छठे पर ऑस्ट्रेलिया, और सातवें पर बच्चे आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है, यहां बर्फ बर्फ पाई जाती है। तो यहां देखोगे एक बार, पहला नंबर बच्चे वही एशिया का रहेगा, एशिया का। दूसरा नंबर बच्चे आपका अफ्रीका का रहेगा। तीसरा नंबर बच्चे अब यूरोप का आ जाएगा। चौथा नंबर बच्चे आपका किसका आएगा? चौथा नंबर उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। पांचवा नंबर बच्चे आपका साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और बच्चे आपका छठा नंबर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और सातवां नंबर बच्चे आ जाएगा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है ना, जनसंख्या के घटते क्रम में है ये, एरिया के घटते क्रम में है, मैंने आपको लिखा दिया। ठीक है ना भाई? आगे एक बार मैं देख रहा हूं ना बच्चे, बिल्कुल देख रहा हूं। अब बात करते हैं बच्चे आपसे ओशियन के बारे में। ओशियन, तो हमारे बच्चे कितने ओशियन हैं? 5 ओशियन है, 5 महासागर हैं, 5 महासागर। या महासागरों से बेटा 2 क्वेश्चन बने हैं। कब बने? 2021 में। तो अगर मैं महासागरों का क्रम बताऊं आपको तो भैया ध्यान रखना है, क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, सुना होगा ना गाना। P4 बनता है बेटा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक को बोलते हैं हिंदी में प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर ही सबसे बड़ा है। बात समझ में आ रही है ना? पैसिफिक ओशियन। नहीं, ब्लॉक ब्लॉक मत करिए, कोई बात ना है। ठीक है चलो, बात समझ में आ रहा है ना? फिर है बच्चे आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अभी दिखाऊंगा कहां है महासागर। तीसरा है बच्चे इंडियन ओशियन, I4, हिंद महासागर कहते हैं हिंदी में, हिंद महासागर। आगे बात करूं साउदर्न ओशियन, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और नंबर आपका लास्ट में 5वां हो जाता है बच्चे, 1 2 3 4 और 1 5, अटलांटिक महासागर, सॉरी आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। वे 5 आपके महासागर हैं। ये सबसे छोटे भाई साहब हैं, सबसे छोटा है, और बच्चे ऊपर वाला सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, पैसिफिक ओशियन। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में। ठीक है ना? तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है लिख देना,
सबसे बड़ा महासागर यही है। एसएससी जीडी 2021 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि हिंद महासागर विश्व में कौन सा बड़ा महासागर है, कौन से नंबर पे आता है बड़े के मामले में। पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, चौथे पे आता है, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इंडियन ओशियन हिंद महासागर कौन से नंबर का बड़ा महाद्वीप है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं पता होगा क्रम। तो बेटा क्रम में ध्यान रखना है, क्यों पैसा पैसा करती है। याद करो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और बच्चे आर्कटिक ओशियन। ठीक है ना भाई, बात क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिंद महासागर, बेटा तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर, आकार के मामले में तीसरा सबसे बड़ा महासागर। अब मैं बात करूं बच्चे आपसे, यहां इसमें और क्या क्या खास बात है। देखो जो खास बात है, देखो जैसे पर्वत होते हैं ना बेटा, पर्वत पर्वत होते हैं जमीन पे, ये जमीन है, ये समंदर है, यहां समंदर है, समंदर में किनारा तू, गाना सुना होगा ना आपने। चलूंगा आगे बात करूं बच्चे, तो आपने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्त यहां कि पर्वत जो होते हैं वो जमीन पर होते हैं, ऊपर उठे हुए होते हैं ना, ऐसे पर्वत देखे होंगे आपने, हिमालय पर्वत है। लेकिन बच्चे समुद्र के अंदर भी एक गड्ढा होता है, गड्ढा, जिन्हें बोलते हैं महासागरीय गर्त, ओशियन ट्रेंच कहते हैं, गड्ढा इस तरीके से, यानी कि समुद्र के अंदर भी गड्ढा होता है। ठीक है ना, जैसे पर्वत ऊंचे होते हैं ना, जमीन पे होते हैं पर्वत, लेकिन समुद्र के अंदर गड्ढा होता है। जो समंदर के अंदर गड्ढा होता है उसे हम ट्रेंच यानी कि बेटा गर्त कहते हैं हिंदी में। ई पर्वत है, पर्वत की चोटी होती है, गर्त में गड्ढा होता है। ये पृथ्वी के सबसे गहरे स्थान होते हैं जो गर्त होती हैं, ट्रेंच होती हैं। आप समझ में आ रहा है। अब एक ट्रेंच पूछी गई है, ट्रेंच का नाम पूछेगा। अलग अलग महासागरों में अलग अलग गड्ढे होते हैं बेटा, गर्त होती हैं। गर्त मतलब सबसे गहरा स्थान समंदर के अंदर, तो समंदर में गड्ढा तू, ऐसा गाना होना चाहिए। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। सर आप कौन सी जॉब करते, बेटा मैं कोई जॉब नहीं करता, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, बस इसी में खुश रहता हूं। ठीक है ना, तो मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं सरकारी कोई नौकरी में जाऊं, प्रयास ही नहीं किया कभी। ठीक है ना, तो आपको पढ़ाने का प्रयास है, पढ़ाना मुझे पसंद है, तो शुरुआत से कई सालों से, 5 साल से लगभग मैं पढ़ा रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। पढ़ाने की इच्छा होती है तो पढ़ाता हूँ, बस मैं अपना भी पढ़ता हूँ, लेकिन अपना किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं एग्जाम प्रिपरेशन मैंने मतलब टारगेट करके कभी किया नहीं कुछ। पढ़ाई की, बस जो पढ़ाना अच्छा लगा तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। चलो भाई अब यहीं तक समझो, आप बार बार पूछते हो तो मैंने बता दिया है। हाँ बाकी कुछ मेरे भी अपने टारगेट हैं, अगर पूरा होगा कभी तो तुम्हें बताई जाएगी, अभी तो फिलहाल कुछ हो नहीं रहा है, आगे देखते हैं। प्रशांत महासागर के अंदर बच्चे मेरियाना ट्रंच है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त कहां है बेटा, मेरियाना ट्रेंच कहां है, प्रशांत महासागर में। यह प्रशांत महासागर का भी और विश्व की भी सबसे गहरी गर्त है, विश्व की सबसे गहरी गर्त, विश्व की सबसे गहरी गर्त है। इसकी गहराई लगभग बेटा 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर गहरी है मेरियाना ट्रेंच। पैसिफिक ओशियन में है, ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। मेरियाना ट्रेंच विश्व की सबसे गहरी, प्रशांत महासागर की तो होगी मेरियाना गर्त। ठीक है ना भाई। दूसरी बात करूं बच्चे आपसे, यहां जो एसएससी जीडी में पूछा गया, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त का नाम है बच्चे सुंडा गर्त, सुंडा, गुंडा मत कर देना, सुंडा गर्त या फिर बच्चे जावा गर्त। सुंडा गर्त या जावा गर्त कहां स्थित है बच्चे, ये हिंद महासागर में है। और ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में बना है कि जावा गर्त या सुंडा गर्त किस महासागर में, हिंद महासागर में। ये आपकी हिंद महासागर का सबसे गहरा गड्ढा है।
अटलांटिक महासागर की भी गर्त होगी बेटा, बिल्कुल होगी। जो सबसे गहरी गर्त है उसका नाम है प्यूटोरिको। प्यूटोरिको, प्यूटोरिको बच्चे अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, प्यूटोरिको। और बच्चे अगर मैं बात करूं दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन की सबसे गहरी गर्त का नाम है सैंडविच गर्त। देखो नाम ही कितना बढ़िया है, सैंडविच, सैंडविच गर्त। सैंडविच गर्त जो है मेरे प्यारे दोस्त, वो दक्षिणी महासागर की सबसे गहरी गर्त है। और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है। और ध्यान रखिएगा इसमें है लाइक डीप गर्त, लाइक डीप, लाइक डीप गर्त बच्चे ये सबसे गहरी है, लाइक डीप। लाइक डीप यूरेशियाई बेसिन में स्थित है। और लाइक डीप बेटा सबसे गहरा गड्ढा है अटलांटिक महासागर का, सॉरी आर्कटिक महासागर का। ये कहां स्थित है? यूरेशियाई बेसिन में, यूरेशियाई बेसिन के अंदर स्थित है। तो यहां से दो प्रश्न बने हैं महासागरों से, जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, और इनसे ही बने हैं सारे। अब देखो यहां दो चीजें मैं आपको और बताऊंगा जो इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, एक बहुत पूछा जाता है, बरमूडा ट्रायंगल कहां स्थित है? बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में स्थित? बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है बेटा जहां पर समंदर पमंदर में ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज्यादा है, और वहां से कोई भी जहाज गुजरता है तो उसका बेटा राम नाम सत्य हो जाता है। एक कह रहे हैं संजय यादव कैसे पता चलेगा समंदर में गड्ढा क्या है? बेटा समंदर में आदमी जाते ना है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा ढूंढने गए होंगे, ये लोग जा रहे हैं अंदर। बहुत सारी चीजें हैं आजकल, पनडुब्बी जहाजबाज ऐसी टेक्नोलॉजी है आजकल, आपको पता है बहुत सारी तरंगें भेजी जाती हैं नीचे, जिनसे पता चल जाता है गड्ढा यहाँ गड्ढा वहां। तो बच्चे अटलांटिक महासागर के अंदर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिकोण है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में कौन सा त्रिकोण है बेटा? बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा त्रिकोण। कई बार पूछा गया है कि बरमूडा त्रिकोण कहां है? बरमूडा ट्रायंगल त्रिकोण, तो बरमूडा ट्रायंगल कहां है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है? थोड़ी सी आ जानी चाहिए अब तक तो। चलो भाई एक और चीज बताओ मुझे, लेब्राडोर सी कहां है? लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर भी अटलांटिक महासागर में, यहीं लिख देना। यह भी पूछा जाता है लेब्राडोर सागर कहां है? लेब्राडोर सी, ये भी आपका अटलांटिक ओशियन में है। तो जितनी भी चीजें हमने बताई हैं आपको, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आज का क्लास यहीं तक रहेगा। पर्वत कराने वाला था, नहीं हो पाए हैं, तो कल को लास्ट क्लास होगी। कल की क्लास में इंपोर्टेंट जलसंधि, इंपोर्टेंट पर्वत, 10 पर्वत करवाऊंगा बस, 8-10 नदियां, 10 नदियां कराऊंगा इंपोर्टेंट, 10 पठार कराऊंगा, 10 घास के मैदान कराऊंगा। तो कल की 1.5 घंटे की क्लास में मैं विश्व के पर्वत, पठार, नदियां, सारी चीजें ये निपटाने वाला हूं। तो कल की क्लास अंतिम क्लास होगी हमारी, और कल की क्लास में हमारी ज्योग्राफी फिनिश हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। ठीक है ना भाई। एक कह रहे हैं लेब्राडोर कुत्ते की नस्ल भी है। हाँ बेटा होगी कुत्ते की नस्ल, जो है, और होती भी है कुत्ते की नस्ल। ठीक है ना, बाकी कुत्तों से मेरा थोड़ा सा कम लगाव है बेटा। ठीक है ना, तो मैं एक बार बचपन में कुत्ता खा गया मेरे, फिर से बेटा मैं डरता हूँ कुत्तों से। कुत्ता दिख जावे मैं मतलब गायब, या तो कुत्ता गायब या मैं गायब। कुत्ते की पूंछ पकड़ कर नीचे को और जमीन में दे मारो एक बार। हाँ 2 घंटे कर लेंगे। अच्छा आप कहो तो कल 3 बजे से लगा दें क्लास, क्यों बाल को? कल 3 बजे से लगा दें, 3 बजे से, जल्दी से बताओ, 3 बजे से रखें कल की क्लास? चलो 4 बजे से ही रखते हैं, 1.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगा, बहुत लंबा है नहीं। एक कह रहे हैं फास्ट पढ़ाओ बेटा, 4 टॉपिक करा दिए और क्या जान लो तुम मेरी जो। ठीक है ना, तो कल उसी समय पे रखेंगे, अपने समय पे 4 बजे से 5:30 तक, 5:30 बजे तक काम खत्म हो जाएगा, परेशान ना होइएगा, कल खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है ना, चलो बच्चों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए, बहुत सारी चीजें आपने सीखी और ऐसे ऐसी सीख